आज से ठीक 46 बरस कबल यानी 10 और 11 नवंबर 1974 के दरमियानी शब एक मार्क टू कार लाहौर के इलाके शादमान कॉलोनी से एक घर के बाहर बनी पार्किंग से इस गाड़ी में 4 लोग सवार हैं जो शादमान कॉलोनी से मॉडल टाउन में वाक़ अपने घर की जानिब जा रहे हैं। रात की तकरीबन 12:30 बजे का वक्त हो चुका है और हर तरफ ऊ का आलम और अंधेरा है। नौजवान अहमद रजा कसूरी इस कार को ड्राइव कर रहे हैं जबकि इनके बराबर की नशिस्त पर इनके वालिद यानी नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी बैठे हैं। अकबी नशिस्तों पर अहमद खान कसूरी की अहलिया और साली मौजूद हैं। ये सब लोग शादमान कॉलोनी में तहरीक इस्तक़लाल गुजरात के ज़िले सदर बशीर हुसैन शाह की शादी की तकरीब में शिरकत से वापसी पर लौट रहे हैं। नवाब मोहम्मद अहमद खान के लिए आज की तकरीब इस लिहाज से भी खास रही क्योंकि इसमें कवाली का एहतमाम भी था। नवाब अहमद खान अगरचे मगरबी तर्ज ज़िंदगी के दिल दादा थे, लेकिन आज उन्होंने कुर्बान हुसैन शाह से बुल्ले शाह का कलाम मेरा पिया घर आया 2 मरतबा फरमाइश करके सुना। जैसे ही गाड़ी शादमान कॉलोनी से कुछ फासले पर वाक़या शाह जमाल के गोल चक्कर पर पहुंचती है तो इस पर तीनों अतराफ से मुसल्लह हमला आवर गोलियों की बौछार कर देते हैं। कार में सवार तमाम अफराद इस अचानक हमले और गोलियों की घन गरज से सटपटा जाते हैं। कई गोलियां गाड़ी को आकर लगती हैं। अहमद रजा कसूरी गाड़ी को रोकने की बजाय सर नीचे करके इसे चलाते रहते हैं ताकि इसमें सवार तमाम अफराद को इस जगह से दूर ले जाएं। हमला आवर चलती गाड़ी पर गोलियां पीछे से बरसाते हैं लेकिन गाड़ी आगे बढ़ जाती। इसी सना में ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठे मोहम्मद अहमद खान कसूरी गाड़ी चलाने वाले अपने जवान बेटे के कंधे पर आन गिरते हैं। बेटे का हाथ अचानक बाप के जिस्म पर पड़ता है और खून से लाल हो जाता है। बाप के खून से आलूदा हाथ देकर बेटा गम से चिल्लाना शुरू कर देता है। मोहम्मद अहमद खान के सर में गोली लग चुकी थी और वो अपने ही खून में लथपथ हो चुके थे। अकबी नशिस्त पर बैठी परेशान हाल माँ बेटे को तंबीह करती है कि वो अपने हवास पर काबू रखें और गाड़ी फौरन गुलबर्ग में वाक़या यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल ले जाए। ड्राइवर कार चलाते हुए मुसलसल गाड़ी के शीशे से पीछे देखता रहा। हमला आवर उनका ताकुब तो नहीं कर रहे। एफसी कॉलेज का पुल अबूर करके गाड़ी गुलबर्ग में वाक़या उस अस्पताल में पहुंच जाती है। एफसी कॉलेज का पुल अबूर करके गाड़ी गुलबर्ग में वाक़या उस अस्पताल में पहुंच जाती है जिसके मुतालिक मां ने ताकीद की थी। अस्पताल पहुंचकर नौजवान अहमद रजा कसूरी सबसे पहला फोन अपने बड़े भाई को इस वाक़े की इतला देने के लिए करते हैं, दूसरा फोन अस्पताल के सर्जन डॉक्टर को और तीसरा फोन उस वक्त के SSP लाहौर असगर खान को करते हैं। इस वक्त तकरीबन रात के 1:15 बज चुके थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ जाते हैं और ऑपरेशन शुरू हो जाता है और इसी दौरान 300-400 पुलिस एहलकार ट्रकों में सवार नफरी में अस्पताल पहुंच जाते हैं। SSP लाहौर, DIG लाहौर सरदार मोहम्मद अब्दुल वकील खान और डिप्टी कमिश्नर लाहौर भी इतला मिलने पर फौरी अस्पताल पहुंच जाते हैं। एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है और दूसरी तरफ पुलिस एहलकार अहमद रजा खान के पास जाता है ताकि इब्तदाई मालूमात लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सके। इस वक्त के SHO थाना अचरा अब्दुल हई नियाजी ने FIR के लिए दरख्वास्त लिखना शुरू की। इब्तदाई मालूमात के इंदराज के बाद जब बात आपको किस पर शक है की हुई तो अहमद रजा कसूरी ने इस वक्त के वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लिया। उन्होंने SHO से कहा कि दरअसल ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने करवाया जो इन्हें मरवाना चाहते हैं। ताम वालिद साहब हादसाती तौर पर फायरिंग की ज़द में आकर जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम सुनकर SHO के हाथ से पेंसिल नीचे गिर और वो चौंक कर कहने लगे, FIR वज़ीर आज़म पर दर्ज करवानी है? आपने जवाब मिला, जी हाँ। अहमद रजा कसूरी बोले, क्योंकि वो मुझ पर पहले भी कहीं हमले करवा चुके हैं, जब जिम्मेदार वही हैं तो फिर पर्चा भी इन्हीं के खिलाफ कटेगा। अहमद रजा कसूरी इस रात पेश आने वाले वाक़यात को याद करते हुए इस रिपोर्ट के मुसन्निफ शाहिद असलम को दिए गए अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि कुछ लम्हे बाद मैंने दोबारा इबारत लिखवाना चाहिए तो SHO बाहर चला गया। कुछ देर बाद SSP और DIG दोनों आ गए। कहने लगे, आप अपने इर्द गिर्द देखे जिसने नवाब साहब पर हमला किया हो, आप सीधा वजीर आजम का नाम ले रहे हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि वो अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ा चुके हैं लेकिन कोई नहीं मिला जो ये हमला करवा सकता है, इसलिए FIR का मतन वही होगा जो मैंने बताया है। अगर पुलिस ने ऐसा करने में लैत और लाल में काम लिया तो वो कल सुबह हाई कोर्ट की मदद लेंगे। अहमद रजा कसूरी के एक मामू जो के फौज में ब्रिगेडियर थे अस्पताल पहुंच चुके हैं। पुलिस वालों ने इन्हें भी भेजा ताकि वो कसूरी साहब को समझाएं, लेकिन वो बाजिद रहे कि इनके वालिद पर हमला भुट्टो ने ही करवाया है। तकरीबन सुबह के 3 बज चुके हैं और अभी ये बातें चल रही थी कि डॉक्टर ने आकर अहमद रजा को बताया कि इनके वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बताते हैं कि मैंने ये सुनकर फट पड़ा और आपे से बाहर हो गया। पास ही डंडा पड़ा हुआ था, मैंने उठाया और SSP को जो के यूनिफॉर्म में था इसकी पीठ पे 3-4 मारे। इसके बाद DIG को भी भागते हुए पीछे से एक लात मार दी। वो भी गिरता हुआ पुलिस एहलकारों के पीछे जा छुपा।
दोबारा बातचीत के बाद बिला आखिर पुलिस ने कहा कि वो दरख्वास्त लिख कर दें ताकि वो FIR दर्ज कर लें। तकरीबन रात 3:20 पर अहमद रज़ाक कसूरी ने अपने एक हमसाये की मदद से दरख्वास्त तहरीर की और ख़ुद पर माजी के हमलों का जिक्र भी किया। आपने वालिद के कत्ल का इल्ज़ाम वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर लगाया। बिला आखिर इसी साल फरवरी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इन्हीं की पार्टी के एक MNA के वालिद के कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम में एक मुकदमे में नामजद कर दिया गया। मोहम्मद अहमद खान का पोस्टमार्टम डिप्टी सर्जन मेडिकल लीगल लाहौर डॉक्टर साबिर ने किया। अगली सुबह यानी 11 नवंबर को पुलिस ने जाए वक़ुआ का दौरा किया और गोलियों के 24 खाली खोल इकट्ठे किए। गोल चक्कर पर वाक़या एक घर की दीवार पर भी गोलियों के निशान मिले। गाड़ी के मुआयने से भी पता चला कि इसके ड्राइविंग सीट के पीछे भी कुछ गोलियां फंसी हुई हैं, जिनसे अहमद रज़ाक खान भी बाल बाल बचे थे। हमले में इस्तेमाल होने वाले असले का पता लगवाने के लिए गोलियों के खाली खोल और इस वक्त के डायरेक्टर फोरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी लाहौर नादिर हुसैन अब्दी के हवाले किए गए, जिन्होंने तजर्बे के लिए आर्मी के जनरल हेड क्वार्टर रावलपिंडी भिजवा दिए। जनरल हेड क्वार्टर ने तजर्बे के बाद बताया कि वो खोल 7 mm के हैं जो चाइना के बने हैं, जिन्हें LNG और SMG राइफल्स में भी चलाया जा सकता है। इब्तदाई तौर पर तहकीकात की निगरानी DSP अब्दुल अहद के सुपुर्द की गई, लेकिन चूंकि वो सन 1975 में फौत हो गए तब स्पेशल ब्रांच के मलिक मोहम्मद वारिस को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत ने वाक़े की तहकीकात के लिए लाहौर हाई कोर्ट के जज शफीक उर रहमान पर मुश्तमिल एक अदालती कमीशन तश्कील दिया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को 26 फरवरी 1975 को जमा करवा दी, लेकिन वो रिपोर्ट आम ना की जा सकी। अक्टूबर 1975 में तहकीकाती अफसर मलिक मोहम्मद वारिस की सिफारिशात पर केस ये कहकर दाखिली दफ्तर कर दिया गया कि मुल्ज़मान का सुराग नहीं लगाया जा सका। जैसे ही 5 जुलाई 1977 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुंतखब हुकूमत का उलटकर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया गया, तब से इस केस पर तनाज़ात की वो गर्द पड़नी शुरू हुई जो आज तक छटने का नाम नहीं ले रही। और वो तनाज़ात मुल्क की सियासी, कानूनी, अदालती तारीख का आज भी एक आसाब की तरह पीछा करते दिखाई देते हैं। 11 नवंबर की तारीख रात को होने वाले कत्ल की इस वारदात के असल मुराकात पर कभी रोशनी पड़ेगी, ये सवाल आज भी जवाब का मुंतज़िर है। मार्शल लॉ के निफाज के फौरी बाद वफाकी हुकूमत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बनाई हुई पैरा मिलिट्री फोर्स यानी फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के हाथों मुबीना सियासी कत्ल और अगवा जैसे संगीन मामलात की तफ्तीश FIA के हवाले की। मार्च 1975 में तहरीक इस्तिकलाल पार्टी चेयरमैन रिटायर्ड एयर मार्शल असगर खान पर लाहौर रेलवे स्टेशन पर होने वाले बम हमले की तहकीकात के दौरान FIA के डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल खालिक को शक हुआ कि फेडरल सिक्योरिटी फोर्स ही नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल में मुलव्विस हो सकती है। इसी शक की बुनियाद पर 24 और 25 जुलाई 1977 को यानी मार्शल लॉ के ठीक 20 दिन बाद फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के सब इंस्पेक्टर अरशद इकबाल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राना इफ्तिखार अहमद से इस केस के मुतालिक तफ्तीश होती है और दोनों को इस केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। 26 जुलाई 1977 को मजिस्ट्रेट जुल्फ़िकार अली तौर के सामने पेश दोनों एहलकार अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेते हैं, जिसके बाद डायरेक्टर ऑपरेशन और इंटेलिजेंस मियां मोहम्मद अब्बास और इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और सब स्टेट के रूबरू अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेते हैं। इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन भी मुल्ज़मान में शामिल थे, लेकिन बाद में वो वादा मुआफ़ गवाह बन गए। मसूद महमूद, जिन्हें मार्शल लॉ के नफाज के फौरी बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, वो भी कैद के 2 माह बाद भुट्टो के खिलाफ वादा मुआफ़ गवाह बन गए, जिसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी इस केस में 3 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। भुट्टो की गिरफ्तारी के 10 रोज बाद जस्टिस के MA समदानी ने भुट्टो की जमानत पर रिहा कर दिया, जिसके नतीजे में मुबीना तौर पर जस्टिस समदानी को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया और 3 दिन बाद भुट्टो को दोबारा इसी केस में मार तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान हाई कोर्ट में नए जजेस तैनात हुए और मौलवी मुश्ताक हुसैन को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया, जिनका ताल्लुक जनरल ज़ियाउल हक के आबाई शहर जलंधर से था। मौलवी मुश्ताक सन 1965 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर ख़ारजा थे तो उनके सेक्रेटरी ख़ारजा के तौर पर जिम्मेदारी निभाते रहे। 11 सितंबर 1977 को केस का नामुकम्मल चालान मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा करवा दिया जाता है और 13 सितंबर को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त पर केस लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल के लिए मुंतकिल कर दिया गया। केस का हतमी चालान 18 सितंबर को हाई कोर्ट में दाखिल करवा दिया जाता है, जिसके बाद केस का बाकायदा ट्रायल शुरू हो जाता है, जिसमें इस्तिखार 40 गवाहान को पेश किया। ये मुल्क की अदालती तारीख का गालिबन वाहिद केस है जिसमें हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन गई। दौरान ट्रायल मियां मोहम्मद अब्बास अपने इतराफ़ी बयान से ये कहते हुए मुकर गए कि उनका पहला बयान मजिस्ट्रेट के सामने दबाव के तहत लिया गया।
उन्होंने बयान दिया कि इसे ऐसी किसी साजिश का इल्म नहीं है और ना ही उन्होंने वादा मुआफ़ गवाह गुलाम हुसैन या फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के किसी भी एहलकार को इस मकसद के लिए कोई भी असला मुहैया करने की हदायत दी थी। गुलाम मुस्तफ़ा, अरशद इकबाल और राना इफ्तिखार अहमद अपने एतराफ़ जुर्म पर कायम रहे कि उन्होंने इस रात अपने सीनियर्स गुलाम हुसैन और मियाँ मोहम्मद अब्बास के कहने पर किया था, जिससे अहमद रज़ाक खान के वालिद की मौत हुई। 2 मार्च 1978 को ट्रायल मुकम्मल हो जाता है और 18 मार्च को केस का फैसला सुना दिया जाता है, जिसमें हाई कोर्ट के 5 जजों ने अपने फैसले में करार दिया कि शवाहिद की मौजूदगी में ये बात साबित होती है कि जुल्फ़िकार भुट्टो डायरेक्टर जनरल फेडरल सिक्योरिटी फोर्स मसूद महमूद के साथ मिलकर अहमद रज़ाक कसूरी को कत्ल करने की साजिश तैयार की थी और फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के हमले के नतीजे में ही इनके वालिद अहमद खान कसूरी मारे गए थे। जुल्फ़िकार भुट्टो को इस केस में मौत की सजा सुनाई गई। हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुलजमान ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया, जहां पर 9 जजेस थे। एक जज जुलाई 1978 में रिटायर्ड हो गया, जबकि एक बीमारी की वजह से रुखसत पर भेज दिए गए। बाकी 7 जजेस ने फरवरी 1979 को अपील पर फैसला सुना दिया। 7 में से 4 जजेस ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जबकि 3 ने जुल्फ़िकार भुट्टो को इल्जामात से बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से अपील मुस्तरद होने के बाद जुल्फ़िकार भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को तख्ता दार पर लटका दिया गया। आज से ठीक 46 बरस कबल यानी 10 और 11 नवंबर 1974 की दरमियानी शब एक मार्क 2 कार लाहौर के इलाके शादमान कॉलोनी से एक घर के बाहर बनी पार्किंग से इस गाड़ी में 4 लोग सवार हैं जो शादमान कॉलोनी से मॉडल टाउन में वाक़ अपने घर की जानिब जा रहे हैं। रात की तकरीबन 12:30 बजे का वक्त हो चुका है और हर तरफ ऊ का आलम और अंधेरा है। नौजवान अहमद रज़ाक कसूरी इस कार को ड्राइव कर रहे हैं, जबकि इनके बराबर की नशिस्त पर इनके वालिद यानी नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी बैठे हैं। अकबी नशिस्तों पर अहमद खान कसूरी की अहलिया और साली मौजूद हैं। ये सब लोग शादमान कॉलोनी में तहरीक इस्तक़लाल गुजरात के ज़िले सदर बशीर हुसैन शाह की शादी की तकरीब में शिरकत से वापसी पर लौट रहे हैं। नवाब मोहम्मद अहमद खान के लिए आज की तकरीब इस लिहाज से भी खास रही क्योंकि इसमें कवाली का एहतमाम भी था। नवाब अहमद खान अगरचे मगरबी तर्ज ज़िंदगी के दिल दादा थे, लेकिन आज उन्होंने कुर्बान हुसैन शाह से बुल्ले शाह का कलाम मेरा पिया घर आया 2 मरतबा फरमाइश करके सुना। जैसे ही गाड़ी शादमान कॉलोनी से कुछ फासले पर वाक़या शाह जमाल के गोल चक्कर पर पहुंचती है तो इस पर तीनों अतराफ से मुसल्लह हमला आवर गोलियों की बौछार कर देते हैं। कार में सवार तमाम अफराद इस अचानक हमले और गोलियों की घन गरज से सटपटा जाते हैं। कई गोलियां गाड़ी को आकर लगती हैं। अहमद रज़ाक कसूरी गाड़ी को रोकने की बजाय सर नीचे करके इसे चलाते रहते हैं ताकि इसमें सवार तमाम अफराद को इस जगह से दूर ले जाएं। हमला आवर चलती गाड़ी पर गोलियां पीछे से बरसाते हैं, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ जाती। इसी सना में ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठे मोहम्मद अहमद खान कसूरी गाड़ी चलाने वाले अपने जवान बेटे के कंधे पर आन गिरते हैं। बेटे का हाथ अचानक बाप के जिस्म पर पड़ता है और खून से लाल हो जाता है। बाप के खून से आलूदा हाथ देकर बेटा गम से चिल्लाना शुरू कर देता है। मोहम्मद अहमद खान के सर में गोली लग चुकी थी और वो अपने ही खून में लथपथ हो चुके थे। अकबी नशिस्त पर बैठी परेशान हाल माँ बेटे को तंबीह करती है कि वो अपने हवास पर काबू रखें और गाड़ी फौरन गुलबर्ग में वाक़या यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल ले जाए। ड्राइवर कार चलाते हुए मुसलसल गाड़ी के शीशे से पीछे देखता रहा। हमला आवर उनका ताकुब तो नहीं कर रहे। FC कॉलेज का पुल अबूर करके गाड़ी गुलबर्ग में वाक़या उस अस्पताल में पहुंच जाती है। FC कॉलेज का पुल अबूर करके गाड़ी गुलबर्ग में वाक़या उस अस्पताल में पहुंच जाती है जिसके मुतालिक मां ने ताकीद की थी। अस्पताल पहुंचकर नौजवान अहमद रज़ाक कसूरी सबसे पहला फोन अपने बड़े भाई को इस वाक़े की इतला देने के लिए करते हैं, दूसरा फोन अस्पताल के सर्जन डॉक्टर को और तीसरा फोन उस वक्त के SSP लाहौर असगर खान को करते हैं। इस वक्त तकरीबन रात के 1:45 बज चुके थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ जाते हैं और ऑपरेशन शुरू हो जाता है और इसी दौरान 300-400 पुलिस एहलकार ट्रकों में सवार नफरी में अस्पताल पहुंच जाते हैं। SSP लाहौर, DIG लाहौर सरदार मोहम्मद अब्दुल वकील खान और डिप्टी कमिश्नर लाहौर भी इतला मिलने पर फौरी अस्पताल पहुंच जाते हैं। एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है और दूसरी तरफ पुलिस एहलकार अहमद रज़ा खान के पास जाता है ताकि इब्तदाई मालूमात लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सके। इस वक्त के SHO थाना अचरा अब्दुल हई नियाजी ने FIR के लिए दरख्वास्त लिखना शुरू की। इब्तदाई मालूमात के इंदराज के बाद जब बात आपको किस पर शक है
की हुई तो अहमद रजा कसूरी ने इस वक्त के वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लिया। उन्होंने SHO से कहा कि दरअसल ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने करवाया जो इन्हें मरवाना चाहते हैं। ताहम वालिद साहब हादसाती तौर पर फायरिंग की ज़द में आकर जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम सुनकर SHO के हाथ से पेंसिल नीचे गिर और वो चौंक कर कहने लगे, FIR वज़ीर आज़म पर दर्ज करवानी है? आपने जवाब मिला, जी हाँ। अहमद रजा कसूरी बोले, क्योंकि वो मुझ पर पहले भी कहीं हमले करवा चुके हैं। जब जिम्मेदार वही हैं तो फिर पर्चा भी इन्हीं के खिलाफ कटेगा। अहमद रजा कसूरी इस रात पेश आने वाले वाक़यात को याद करते हुए इस रिपोर्ट के मुसन्निफ शाहिद असलम को दिए गए अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि कुछ लम्हे बाद मैंने दोबारा इबारत लिखवाना चाहिए तो SHO बाहर चला गया। कुछ देर बाद SSP और DIG दोनों आ गए। कहने लगे, आप अपने इर्द गिर्द देखे जिसने नवाब साहब पर हमला किया हो, आप सीधा वजीर आजम का नाम ले रहे हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि वो अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ा चुके हैं लेकिन कोई नहीं मिला जो ये हमला करवा सकता है, इसलिए FIR का मतन वही होगा जो मैंने बताया है। अगर पुलिस ने ऐसा करने में लैतो लाल में काम लिया तो वो कल सुबह हाई कोर्ट की मदद लेंगे। अहमद रजा कसूरी के एक मामू जो के फौज में ब्रिगेडियर थे भी अस्पताल पहुंच चुके हैं। पुलिस वालों ने इन्हें भी भेजा ताकि वो कसूरी साहब को समझाएं, लेकिन वो बाजिद रहे कि इनके वालिद पर हमला भुट्टो ने ही करवाया है। तकरीबन सुबह के 3 बज चुके हैं और अभी ये बातें चल रही थी कि डॉक्टर ने आकर अहमद रजा को बताया कि इनके वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बताते हैं कि मैंने ये सुनकर फट पड़ा और आपे से बाहर हो गया। पास ही डंडा पड़ा हुआ था, मैंने उठाया और SSP को जो के यूनिफॉर्म में था इसकी पीठ पे 3-4 मारे। इसके बाद DIG को भी भागते हुए पीछे से एक लात मार दी। वो भी गिरता हुआ पुलिस एहलकारों के पीछे जा छुपा। दोबारा बातचीत के बाद बिला आखिर पुलिस ने कहा कि वो दरख्वास्त लिख कर दें ताकि वो FIR दर्ज कर लें। तकरीबन रात 3:20 पर अहमद रजा कसूरी ने अपने एक हमसाये की मदद से दरख्वास्त तहरीर की और खुद पर माजी के हमलों का जिक्र भी किया। आपने वालिद के कत्ल का इल्ज़ाम वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर लगाया। बिला आखिर इसी साल फरवरी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इन्हीं की पार्टी के एक MNA के वालिद के कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम में एक मुकदमे में नामजद कर दिया गया। मोहम्मद अहमद खान का पोस्टमार्टम डेप्टी सर्जन मेडिकल लीगल लाहौर डॉक्टर साबिर ने किया। अगली सुबह यानी 11 नवंबर को पुलिस ने जाए वकुआ का दौरा किया और गोलियों के 24 खाली खोल इकट्ठे किए। गोल चक्कर पर वाक़या एक घर की दीवार पर भी गोलियों के निशान मिले। गाड़ी के मुआयने से भी पता चला कि इसके ड्राइविंग सीट के पीछे भी कुछ गोलियां फंसी हुई हैं, जिनसे अहमद रजा खान भी बाल बाल बचे थे। हमले में इस्तेमाल होने वाले असले का पता लगवाने के लिए गोलियों के खाली खोल और इस वक्त के डायरेक्टर फोरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी लाहौर नादिर हुसैन अब्दी के हवाले किए गए, जिन्होंने तजर्बे के लिए आर्मी के जनरल हेड क्वार्टर रावलपिंडी भिजवा दिए। जनरल हेड क्वार्टर ने तजर्बे के बाद बताया कि वो खोल 7 mm के हैं जो चाइना के बने हैं, जिन्हें LNG और SMG राइफल्स में भी चलाया जा सकता है। इब्तदाई तौर पर तहकीकात की निगरानी DSP अब्दुल अहद के सुपुर्द की गई, लेकिन चूंकि वो सन 1975 में फौत हो गए तब स्पेशल ब्रांच के मलिक मोहम्मद वारिस को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत ने वाक़े की तहकीकात के लिए लाहौर हाई कोर्ट के जज शफीक और रहमान पर मुश्तमिल एक अदालती कमीशन तश्कील दिया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को 26 फरवरी 1975 को जमा करवा दी, लेकिन वो रिपोर्ट आम ना की जा सकी। अक्टूबर 1975 में तहकीकाती अफसर मलिक मोहम्मद वारिस की सिफारिशात पर केस ये कहकर दाखिली दफ्तर कर दिया गया कि मुल्ज़मान का सुराग नहीं लगाया जा सका। जैसे ही 5 जुलाई 1977 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुंतखब हुकूमत का उलटकर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया गया, तब से इस केस पर तनाज़ात की वो गर्द पड़नी शुरू हुई जो आज तक छटने का नाम नहीं ले रही। और वो तनाज़ात मुल्क की सियासी, कानूनी, अदालती तारीख का आज भी एक आसाब की तरह पीछा करते दिखाई देते हैं। 11 नवंबर की तारीख रात को होने वाले कत्ल की इस वारदात के असल मुराकात पर कभी रोशनी पड़ेगी, ये सवाल आज भी जवाब का मुंतज़िर है। मार्शल लॉ के निफाज के फौरी बाद वफाकी हुकूमत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बनाई हुई पैरा मिलिट्री फोर्स यानी फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के हाथों मुबीना सियासी कत्ल और अगवा जैसे संगीन मामलात की तफ्तीश FIA के हवाले की। मार्च 1975 में तहरीक इस्तिकलाल पार्टी चेयरमैन रिटायर्ड एयर मार्शल असगर खान पर लाहौर रेलवे स्टेशन पर होने वाले बम हमले की तहकीकात के दौरान FIA के डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल खालिक को शक हुआ कि फेडरल सिक्योरिटी फोर्स ही नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल में मुलव्विस हो सकती है। इसी शक की बुनियाद पर 24 और 25 जुलाई 1977 को यानी मार्शल लॉ के ठीक 20 दिन बाद फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के सब इंस्पेक्टर अरशद इकबाल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राना इफ्तिखार अहमद से इस केस के मुतालिक तफ्तीश होती है
और दोनों को इस केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। 26 जुलाई 1977 को मजिस्ट्रेट जुल्फकार तौर के सामने पेश दोनों एहलकार अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेते हैं, जिसके बाद डायरेक्टर ऑपरेशन और इंटेलिजेंस मियां मोहम्मद अब्बास और इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और सब स्टेट के रूबरू अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेते हैं। इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन भी मुल्ज़मान में शामिल थे, लेकिन बाद में वो वादा मुआफ़ गवाह बन गए। मसूद महमूद, जिन्हें मार्शल लॉ के नफाज के फौरी बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, वो भी कैद के 2 माह बाद भुट्टो के खिलाफ वादा मुआफ़ गवाह बन गए, जिसके बाद जुल्फ़कार भुट्टो को भी इस केस में 3 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। भुट्टो की गिरफ्तारी के 10 रोज बाद जस्टिस के M.A. समदानी ने भुट्टो की जमानत पर रिहा कर दिया, जिसके नतीजे में मुबीना तौर पर जस्टिस समदानी को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया और 3 दिन बाद भुट्टो को दोबारा इसी केस में तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान हाई कोर्ट में नए जजेस तैनात हुए और मौलवी मुश्ताक हुसैन को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया, जिनका ताल्लुक जनरल ज़ियाउल हक के आबाई शहर जलंधर से था। मौलवी मुश्ताक सन 1965 में जब जुल्फ़कार भुट्टो वज़ीर ख़ारजा थे तो उनके सेक्रेटरी ख़ारजा के तौर पर जिम्मेदारी निभाते रहे। 11 सितंबर 1977 को केस का नामुकम्मल चालान मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा करवा दिया जाता है और 13 सितंबर को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त पर केस लाहौर हाई कोर्ट में ट्रायल के लिए मुंतकिल कर दिया गया। केस का हतमी चालान 18 सितंबर को हाई कोर्ट में दाखिल करवा दिया जाता है, जिसके बाद केस का बाकायदा ट्रायल शुरू हो जाता है, जिसमें इस्तख़ार 43 गवाहान को पेश किया। ये मुल्क की अदालती तारीख का गालिबन वाहिद केस है जिसमें हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन गई। दौरान ट्रायल मियां मोहम्मद अब्बास अपने इतराफ़ी बयान से ये कहते हुए मुकर गए कि उनका पहला बयान मजिस्ट्रेट के सामने दबाव के तहत लिया गया। उन्होंने बयान दिया कि इसे ऐसी किसी साजिश का इल्म नहीं है और ना ही उन्होंने वादा मुआफ़ गवाह गुलाम हुसैन या फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के किसी भी एहलकार को इस मकसद के लिए कोई भी असला मुहैया करने की हदायत दी थी। गुलाम मुस्तफ़ा, अरशद इकबाल और राना इफ्तिखार अहमद अपने एतराफ़ जुर्म पर कायम रहे कि उन्होंने इस रात अपने सीनियर्स गुलाम हुसैन और मियां मोहम्मद अब्बास के कहने पर किया था, जिससे अहमद रज़ा खान के वालिद की मौत हुई। 2 मार्च 1978 को ट्रायल मुकम्मल हो जाता है और 18 मार्च को केस का फैसला सुना दिया जाता है, जिसमें हाई कोर्ट के 5 जजों ने अपने फैसले में करार दिया कि शवाहिद की मौजूदगी में ये बात साबित होती है कि जुल्फ़कार भुट्टो डायरेक्टर जनरल फेडरल सिक्योरिटी फोर्स मसूद महमूद के साथ मिलकर अहमद रज़ा कसूरी को कत्ल करने की साजिश तैयार की थी और फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के हमले के नतीजे में ही इनके वालिद अहमद खान कसूरी मारे गए थे। जुल्फ़कार भुट्टो को इस केस में मौत की सजा सुनाई गई। हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुल्ज़मान ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया, जहां पर 9 जजेस थे। एक जज जुलाई 1978 में रिटायर्ड हो गया, जबकि एक बीमारी की वजह से रुखसत पर भेज दिए गए। बाकी 7 जजेस ने फरवरी 1979 को अपील पर फैसला सुना दिया। 7 में से 4 जजेस ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, जबकि 3 ने जुल्फ़कार भुट्टो को इल्ज़ामात से बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से अपील मुस्तरद होने के बाद जुल्फ़कार भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को तख्ता दार पर लटका दिया गया।